आज अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एक कहानी यह भी। और लेखिका इसमें क्या मैसेज देना चाहती है और उसका उद्देश्य क्या है। चैप्टर के राइटर का नाम है मन्नू भंडारी। तो इसमें वो क्या बताना चाह रही हैं, एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो यह जान ले कि मन्नू भंडारी की पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी ने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय जीवन व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। मतलब वो साधारण सी लड़की थी और उन्होंने कैसे असाधारण कार्य उन्होंने किए उसका उन्होंने वर्णन किया है। सन 46 और 47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे से शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, निहायत मतलब पूरी तरह से अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। डिक्टेशन मतलब जैसे कि बोला जाता है ना, बच्चों को क्लासों में इमला बोला जाता है, जिसको इमला बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में डिक्टेशन कहते हैं। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थीं। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़ा सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ओहदे मतलब पदों पर, डेजिग्नेशन जिसको बोलते हैं। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। मतलब वो कितने नेक दिल इंसान थे, सबके काम आने वाले इंसान थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। पर हम सब तो मैंने केवल सुना था, देखा तब तो उन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी, हिंदी,
शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपने तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने उन्हें उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थीं। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट होगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबको विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग उनकी चपेट में आते ही रहते थे। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही, मतलब पितृगाथा मतलब पिता की अपने की सारी कहानी मैं इसलिए नहीं सुना रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां, मतलब कौन सी खासियत और कौन सी कमी मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना, और फिर उनकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी थी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई, मतलब निकल नहीं पाई। मतलब कहने का यह है कि वो मेरी हर बात से उनसे तुलना करते थे, मेरी बहन से, तो मेरे मन में हीन भावना वो पैदा हो गई थी, जिसकी का मुझे दुख रहता था। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो जाती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है कि ये सब ऐसे हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी है ही नहीं, ऐसा मैं हो गई थी। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद से जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में, मतलब उनसे मेरा स्वभाव कितना मिलता जुलता है, कहने का मतलब ये है। वो भी कुंठित बहुत होते थे, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, कहीं प्रतिछाया के रूप में, केवल भारी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा
और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों के दबाव भले ही हमारा रूप बदल दें, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकते। पिताजी की ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी। शायद उनमें पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार कर लेती थी, मतलब करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ने उनका त्याग, ने उनकी सहिष्णुता, मतलब सहनशीलता, खैर जो भी हो, यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। पांच भाई बहन में सबसे छोटी हूँ। सबसे बड़ी की शादी के समय में शायद 7 साल की थी और अब उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यो खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा भी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थीं, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थीं। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने की कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय, असुरक्षित बना दिया है। मतलब पहले कितनी ज़्यादा लोगों में मतलब मिलना जुलना था सबका आपस में, लेकिन अब वो जो सामाजिक दायरा है वो बिल्कुल सिमट गया है, संकुचित हो गया है। केवल अपने परिवार के ही पास रहते हैं लोग और कहीं मिलने किसी से नहीं जाते और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़ उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल मतलब गैप नहीं, अंतराल नहीं, उनकी भाव भंगिमा
भाषा किसी को धुंधला नहीं किया था, किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। इसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक के लिए अनुकूल परिस्थितियां ही पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। अब आगे बढ़ेंगे। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना मतलब जहाँ पर हमेशा भट्टी सुलगती रहती है, मतलब आग जलती रहती है, और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। मतलब घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थीं। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था, मतलब उनका सबसे ज्यादा प्रिय जिसे वो चाहते थे। मतलब चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी, बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स स्कूल, जहां मैंने कखरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने के में बदला, खुद चुन चुनकर किताबें दी। पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर ज्ञानेंद्र अगे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय ज्ञानेंद्र जी छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली में बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा। अगे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ
के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के दीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर में पड़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ यह शायद मूल्यों का मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ साथ लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद, मतलब पागलपन। मतलब वो आज़ादी के आंदोलन से जुड़ना चाहते थे और अंग्रेजों को खदेड़ना चाहते थे यहाँ से। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीले बातों ने रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था, मतलब खोलते हुए में और ज़्यादा उसमें जोश आ गया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और घर में पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी और उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्खास्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता हो, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ राजेंद्र की शादी की, तब तक यह चलता ही रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था। यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं दो बार उनके कोप से बच गई। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। मतलब कॉलेज में भी शिकायत हो चुकी थी लेखिका की। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, क्योंकि वो वहाँ पर आंदोलन करती फिर रही थी, तो उनकी शिकायत वहाँ उनके पिताजी से कर दी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए भी वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना, लेकिन जब माँ ने आकर कहा तुम्हें खुशी है, वे खुशी हैं, चल तो विश्वास नहीं हुआ।
गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है, तेरा सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहा तो जाते हैं। जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इसको कोई कैसे रोक सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक, मैं तो कुछ बोल ना सकी। मुझे ने अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ने अपने कानों पर यह सब सच था। एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था, मतलब सभी हड़ताल पर चले जाएं। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का बहुत बड़ा समूह जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इसी बीच पिताजी के एक निहायती दकियानूसी मित्र, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने ख्याल के मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे इस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी, आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है? यह सब कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना, अब बंद हो गया, बंद कराओ, मतलब वो कह रही थी। इस सबसे बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मतलब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्व करता हूँ तुम पे। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से भी निकला करो। यू हैव मिस्ड, आगे देखो, समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले
अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यों धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? सन 47 मई के महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने का आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग ने मचे, इसलिए जुलाई के 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया, मतलब बंद कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त के आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, मतलब कि शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी देश का आज़ाद होना। और लेखिका ने कैसे कैसे एक छोटे से परिवार से निकलकर और वो कैसे आज़ादी के आंदोलन में कूद गई, ये सारा दिखाया। और दकियानूसी मतलब घिसे पिटे ख्यालों के उनके मित्र मिले, उन्होंने भी उनको भड़काया, लेकिन उनकी सारी बातें वो गर्म में तब्दील हो गई। तो कैसा चैप्टर लगा? और ये चैप्टर आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और ये इसके आंसर हैं। आप सारे आंसर के उत्तर आप दे सकते हो। और ये यहाँ पर आग बबूला होना, लू उतारी, थू थू करके, ये सब मुहावरे हैं, ये आप इनको देख सकते हो। और ये यहाँ पर मीनिंग्स हैं जो इसमें यूज हुए हैं, प्रयोग हुए हैं बीच में। अहमवादी मतलब घमंडी, और भग्नावेश मतलब खंडर, टूटे फूटे हिस्से, विस्फारित मतलब अधिक फैलना, बढ़ाना, आक्रांत मतलब कष्टग्रस्त, और निषिद्ध माने जिस पर रोक लगा दी गई हो, वर्चस्व माने दबदबा। और राजेंद्र यहाँ हिंदी के प्रमुख कथाकार व हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव के बारे में कहा गया है। महाभोज मतलब मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास है महाभोज। दास साहब उसके प्रमुख पात्र हैं। ये सब यहाँ पर दे रखा है। तो कैसा चैप्टर लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।